नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर और मैं फिट माई हार्ट का फाउंडर हूँ। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल इमरजेंसी केस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो ये कि इमरजेंसी में जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, जब उनके लंग्स में पानी भर जाता है, कई बार पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, पेशेंट की एकदम सांस फूलने लगती है और समझ नहीं आता कि क्या करें। तो ऐसे में क्या होता है कि हॉस्पिटल के अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं जाता और लोग भागे भागे हॉस्पिटल जाते हैं और अगले 1 से 2 दिन के अंदर उनके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन बार बार आती रहती है क्योंकि जिन पेशेंट्स की पंपिंग लगभग 30 के नीचे चली जाती है, किसी को कुछ नहीं पता रहता कि कब ये कंडीशन आ जाएगी और कब लोगों को हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। और ऐसे केस में न केवल पैसे खर्च होते हैं बल्कि पेशेंट की सेहत भी खराब होती है, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और लौट के आने के बाद भी जब हॉस्पिटल से लौट के आते हैं तो भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स पेशेंट की बनी रहती हैं, जिसमें एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है सैचुरेटेड ऑक्सीजन का कम रहना। और अगर बॉडी में सैचुरेटेड ऑक्सीजन कम रहेगी तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में किसी न किसी तरह का तो डैमेज हो ही रहा है, बॉडी अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम नहीं करती। तो सबसे पहली चीज़ कि इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर इमरजेंसी होती है तो घर पे इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। घर पे ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि जब आपको लगने लगे कि ऐसी कुछ कंडीशन खराब हो रही है तो आप इस तरह का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, तो आपको वो इमरजेंसी आने के पहले ही आप पूरी तरह से उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को घर पे ही ठीक कर चुके होंगे और इसको करने में हार्डली 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा और कुछ घंटों के अंदर ही, मे भी शायद 1 या 2 घंटे के अंदर ही आपको गजब के रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले ना आप समझ लेते हैं हार्ट फेलियर क्या है, फिर जो लंग्स में पानी भर जाता है वो किस कारण से भर जाता है, और फिर इसके बाद हम जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं उसका अप्रोच क्या होता है, और जो हम घर में जो हम तरीका इस्तेमाल करेंगे तो हम वही चीज़ें जो हॉस्पिटल में हो रही हैं उसी चीज़ों को हम घर पे जो नेचुरोपैथी के और बहुत ही बेसिक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है हम उसी चीज़ को अचीव कर लेंगे। तो देखिए, हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट फेल होना नहीं होता। हार्ट फेलियर का मतलब होता है जब हमारा हार्ट जो हमारे शरीर की जो मिनिमम ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, जब उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। नॉर्मली इंसान का दिल जब 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है, लेकिन जब ये कम पंप करने लगता है, लगभग 3, 3.5 या 4 लीटर या नॉर्मली 4 लीटर से जब ये कम पंप करने लगता है तो इसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। अगर हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इसी को हम कहते हैं LVEF, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन। मतलब जितना ब्लड प्योर होने के बाद हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा हो जाता है उसका जितना फ्रैक्शन ये इजेक्ट कर देता है। लेट से अगर मान लीजिए कि हमारे हार्ट में टोटल जितना ब्लड इकट्ठा हो रहा है उसका अगर उसने 60% इजेक्ट कर दिया तो उसको हम कहेंगे इसका इजेक्शन फ्रैक्शन 60% है। लेकिन अगर दीवारें कमज़ोर हो गई, अब वो मान लीजिए 60% इजेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो केवल 50% या 40% इजेक्ट कर पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि अब इसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है। तो नॉर्मली मेडिकल साइंस में ये माना जाता है कि अगर हार्ट की पंपिंग 45% से कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि अब ये पेशेंट हार्ट फेलियर का पेशेंट है। हार्ट फेलियर इतना सीरियस इसलिए है क्योंकि हर साल, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग 10 मिलियन पीपल, लगभग 1 करोड़ ऐसे पेशेंट हैं हार्ट के। लगभग आप समझ सकते हैं कि जितने भी ब्लॉकेज वाले पेशेंट हैं, जिनको भी एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, उसमें से करीब करीब 10 से 15% पेशेंट ऐसे हैं जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं। और जो पेशेंट लगभग जिसकी एक बार सर्जरी हो गई, एक लंबी हिस्ट्री रही है, कई बार हार्ट अटैक हो गया, तो आप ये समझिए कि मोस्टली मैंने देखा है पर्सनली कि 5 साल 6 साल के बाद आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर इन द कैटेगरी ऑफ हार्ट फेलियर। मतलब वो हार्ट फेलियर की कैटेगरी में है। ये और बातें उन्हें पता नहीं है क्योंकि इस शब्द का किसी ने आज तक जिक्र नहीं किया। जब तक कंडीशन बहुत सीरियस नहीं हो जाती, एकदम गंभीर नहीं बन जाती है, तब तक पेशेंट को केवल यही पता होता है कि सारी प्रॉब्लम तो ब्लॉकेज की वजह से है। हार्ट फेलियर के बारे में उसको नाम ही नहीं पता होता। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, हार्ट फेलियर में जो सिम्टम्स आते हैं वो ये है कि पेशेंट जब चलता है ना, थोड़ा सा सांस फूलने लगती है। ब्लॉकेज था, सर्जरी हो गई, सब है, लेकिन चलेंगे तो सांस फूलने लगेगी। इसके अलावा क्या होता है, कई बार क्या होता है, लंग्स में पानी भर जाता है, तब तो पेशेंट को पता ही लग जाता है। कई बार पैरों की जो पिंडलियां होती हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। अब कुछ जो राइट साइड हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके यहाँ लेफ्ट साइड में ये जो जुगुलर वेन होती है यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सब कुछ केसेस हैं जिससे कि पता लगता है कि पेशेंट के हार्ट की पंपिंग कम हो गई है। इसके अलावा आप नॉर्मल इकोकार्डियोग्राम करा करके भी चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो LVEF है, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, अगर वो 45 के नीचे है तो आपके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है। और नॉर्मली मैंने दूसरे वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 5 ईयर्स की, वो लगभग 50% के आसपास होती है। मतलब कि 50% लोग ऐसे होते हैं जो 5 साल या उससे ज़्यादा जिंदा रहते हैं। इसका मतलब जब आप हार्ट फेलियर की कैटेगरी में आ जाते हैं तो जो सडन डेथ, कार्डियक अरेस्ट
और हार्ट अटैक की जो रिस्क है, जो प्रॉबिलिटी है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसीलिए अगर आपको हार्ट की पहले से प्रॉब्लम है तो आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि पहली बात तो मैं इमरजेंसी को कैसे हैंडल करूं, जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरी चीज़ ये कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपने हार्ट की पंपिंग को बढ़ा लें ताकि हम हार्ट फेलियर से बाहर चले जाएं, ताकि अगर हार्ट फेलियर से बाहर चले जाएंगे तो आपकी जो लाइफ होगी एक नॉर्मल इंसान की लाइफ रहेगी, और जो भगवान ने ये ज़िंदगी जो लिख के दी हुई है वो इंसान अपनी ज़िंदगी पूरी कर लेगा। तो देखिए, हार्ट फेलियर में क्या होता है, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले देखिए जो ट्रीटमेंट एक्शन होता है वो क्या होता है। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट एक्शन होता है, पेशेंट्स को डायरेटिक्स दी जाती हैं। जैसे कि आपने दवा का नाम सुना होगा लेसिक्स, जो कि लगभग 20 मिलीग्राम से लेकर के 80 मिलीग्राम एक पेशेंट जो हार्ट फेलियर का होता है, लेसिक्स है, डाइटर है, ये सब दवाएं दी जाती हैं, जो कि नॉर्मली 20 मिलीग्राम से लेकर के 80 मिलीग्राम पर डे पेशेंट्स को दी जाती हैं कंज्यूम करने के लिए पर डोज में। और अगर पेशेंट एडवांस स्टेज में है तो इसकी डोज को लगभग डबल कर दिया जाता है, राइट। जो डाइटर होती है वो भी लगभग 10 से लेकर के 40 mg तक पेशेंट को दी जाती है। तो ये जो डायरेटिक्स हैं ये क्या करती हैं कि ये पेशेंट्स को हॉस्पिटल में दी जाती हैं, जिससे हमारे बॉडी का फ्लूइड बहुत तेजी से निकलता है। अच्छा, डायरेटिक्स का एक नुकसान भी है कि इसमें ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से हमारा ड्रॉप होता है। इसके अलावा जो हमारे एस इनहिबिटर्स हैं और ये सब दवाएं दी जाती हैं, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कई बार ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है। तो इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, वेसोडाइलेटर्स दिए जाते हैं। तो बेसिकली पर्पस क्या होता है, अगर इसको हम थोड़ा सा बहुत सरल लैंग्वेज में समझें ना कि आखिरकार पर्पस क्या है हार्ट फेलियर में और ये दवाएं कैसे काम करती हैं ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन सब चीज़ों को हम घर पे कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया गया इसने किया क्या। तो देखिए, हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट को काम क्या करना पड़ता है। हार्ट जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को इजेक्ट करता है, मतलब पंप करता है, प्रेशर लगा के बाहर भेजता है। तो जितना ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा हो गया, नॉर्मली लगभग 120 से लेकर 130 ml ब्लड इकट्ठा होता है। तो अब जो दिल की दीवार है उसको इस पूरे के पूरे ब्लड का जो वॉल्यूम है 120 से 130 मिलीलीटर को उठा करके बाहर प्रेस करना है पूरी बॉडी में। तो ये जो लोड है ना, जो वॉल्यूम हो गया, इसी को हम कहते हैं प्री लोड। तो हार्ट को जो मेहनत करनी है ना वो प्री लोड पर करनी है। मतलब जैसे एक आदमी है, मुझे वजन उठाना है, तो कितना वजन उठाना है, तो ऐसे दिल की दीवार को लगभग 120 से लेकर 130 ml खून उठा करके बाहर भेजना है। तो ये जो पीछे है, जो पहले मतलब हार्ट के जो वेंट्रिकल में खून भरा हुआ है, ये जो लोड पड़ रहा है इसको हम कहते हैं प्री लोड। इसके बाद जब दिल ने पंप किया तो पूरे बॉडी में ब्लड कहां जाएगा, पूरे बॉडी में वेसल्स ही वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, राइट। तो अब क्या होगा, अगेंस्ट द आर्टरीज। तो आर्टरीज का क्या होगा, अपना एक रेजिस्टेंस होगा। जैसे सड़क पे चलते हैं, जाम है तो आपकी गाड़ी धीरे धीरे चलेगी। अब क्या है कि आर्टरीज में भी क्या है, पूरे बॉडी में, क्योंकि दिल पहले से ही कमजोर है, तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, पूरा ब्लड जो हमारा दिल भेजता है पूरा वापस नहीं आ पाता। तो धीरे धीरे क्या है, बहुत सारा फ्लूइड वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है। अब पहली बात तो प्री लोड है, उस पर काम करना है, और पूरी जो आर्टरीज का जो एक रेजिस्टेंस हो गया उसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। तो प्री लोड पर काम करना है, आफ्टर लोड के अगेंस्ट काम करना है। तो अब क्या होगा कि पहली बात तो दिल की दीवार इतनी कमजोर है जो कि इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगा पा रही है, और क्या होगा, आगे रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि ब्लड आगे जा नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है, लंग्स में पानी भर जाता है, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। पैरों में जो नीचे की हमारी पिंडलियां होती हैं, काफ मसल्स होती हैं, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां का ब्लड वापस लौट नहीं पाता, क्योंकि हार्ट इतना प्रेशर जनरेट ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे केस में क्या होता है, जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो अब देखिए दवाएं कैसे काम करती हैं। सबसे पहले पेशेंट को दवाएं दी जाएंगी डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स क्या करेंगी, जैसे ही पेशेंट ये दवाएं लेना चालू करेगा, अब क्या होता है, ओरल की बजाय पेशेंट को दवाएं किस में दी जाएंगी, इंटरवेनस के थ्रू दी जाएंगी। इंटरवेनस का क्या होगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। तो ये जो दवा होती है, जो डायरेटिक्स होती है, हमारे बॉडी से बहुत तेजी से फ्लूइड बाहर निकलना शुरू होगा। जैसे फ्लूइड बाहर निकलना शुरू होगा तो क्या होगा, जो आफ्टर लोड है, पूरी बॉडी में जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वो क्या होगा, कम होना शुरू होगा। जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन कम होना शुरू होगा तो हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ा हुआ है वो लोड कम होना शुरू हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। इसके अलावा जो एस इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, ये हार्ट की थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने में थोड़ी सी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो वेसोडाइलेटर्स दिए जाते हैं, वेसोडाइलेटर्स क्या करते हैं, हमारी जो आर्टरीज हैं उसको पहले ज्यादा चौड़ा कर देते हैं ताकि ब्लड को फ्लो होने में थोड़ी सी आसानी हो। तो कुल मिला के आप देखिए कि ये जो दवाओं का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, एक ऐसी सिचुएशन बना देना कि जिससे क्या होता है कि हमारा हार्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने में थोड़ी सी हेल्प हो। हमने डायरेटिक्स के थ्रू आफ्टर लोड को घटा दिया और साथ में हमने बीटा ब्लॉकर्स दिया। बीटा ब्लॉकर्स की वजह से थोड़ी सी पल्स और कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा प्री लोड भी थोड़ा सा कम हो गया, हार्ट के ऊपर लोड कम हो गया, और साथ में हमने ऑक्सीजन थेरेपी दे दी। तो इन सारी की सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट धीरे धीरे करके एकदम नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, सांस फूलनी बंद हो जाती है, वो स्टेबल हो जाता है, और फिर
पेशेंट ये सोचता है कि हाँ जी चलो मैं तो मतलब मेरी भी प्रॉब्लम ठीक हो गई। प्रॉब्लम ऑब्वियसली ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखिए कि इसको घर पे कैसे किया जा सकता है, राइट। अब देखिए, हार्ट फेलियर में इमरजेंसी के बाद जब पेशेंट घर आता है तो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप रहता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि जब बहुत सारा फ्लूइड निकल जाता है तो बॉडी से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स निकलने की वजह से बॉडी में थोड़ी सी कमजोरी आने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंट को सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल कम रहना, ये आम बात है। ऐसे केस में ज़रूरी होता है कि पेशेंट को जो भी हम लिक्विड दे रहे हैं, जैसे नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर पानी पीने को दिया गया है, हम ऐसा लिक्विड दें जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा हों। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमारी बॉडी स्ट्रेंथ लेने लगेगी और धीरे धीरे हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। और अगर ऑक्सीजन थेरेपी पॉसिबल हो, आप घर पे भी दे सकते हैं पेशेंट के आने के बाद, तो दैट इज़ मच बेटर, राइट। इसके अलावा जो अब हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि हम पेशेंट को घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं ऐसी इमरजेंसी को। अगर लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी सांस फूल रही है, थोड़ी सी पैरों में स्वेलिंग है, तो इमरजेंसी आने का इंतजार ना करें कि ऐसा लगने लगता है कि हे भगवान कुछ तो हो ही जाएगा। आप घर पे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें और आप देखिए 1-2 घंटे के अंदर कितना अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। तो इस लिस्ट में जो मेरा पहला ट्रीटमेंट है उसको हम कहते हैं शरीर में मालिश करना। तो मालिश करना एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आयुर्वेदा में इसी को हम अभ्यंगम कहते हैं। तो कई तरह के मेडिकेटेड ऑयल आते हैं। अगर आपके पास कोई ऑयल नहीं तो आप नॉर्मली सरसों का तेल भी ले सकते हैं। उससे जब आप मालिश करना शुरू करेंगे तो मालिश करने से क्या होता है, प्रेशर लगा करके जहां जहां पर भी मसल्स हैं बॉडी में, मसल्स जैसे थाई मसल्स हैं, बटक्स हैं, काफ मसल्स हैं, हाथों की मसल्स हैं, पेट की मसल्स हैं, स्पाइनल की मसल्स हैं, जब यहाँ पे आप धीरे धीरे पेशेंट को लिटा करके मालिश करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जो पूरे बॉडी में फ्लूइड रुका हुआ था, जो बॉडी से बाहर निकल नहीं पा रहा था, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे निकलना चालू होगा। क्योंकि अभी ब्लड आगे जा नहीं पा रहा था, क्योंकि हार्ट उतना प्रेशर लगा ही नहीं पा रहा था। अब क्या होगा, मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट करने से क्या होगा, जो कंजेशन हो रखा था, कंजेशन धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होगा। अब पेशेंट को ले डाउन, एकदम लेटी हुई स्थिति में रखें, क्योंकि जब खड़ा रहेगा तो ब्लड को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। लेकिन जब पेशेंट लेटा रहेगा तो जैसे ही हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड अपने आप फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। तो रुके हुए ब्लड को पुश करने के लिए हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मालिश। इसी को हम आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं अभ्यंगम। अगर आपके पास कोई मेडिकेटेड ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मली सरसों का तेल भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद के में कई तरह के तेल आते हैं, आयुर्वेदिक तेल आते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, आप उन तेलों को भी ले सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी चीज होती है स्टीम बाथ। अगर आपके पास स्टीम बाथ का ऑप्शन नहीं है तो मालिश करने के थोड़ी देर बाद पेशेंट को अगर हम गर्म पानी से लगभग 1 घंटे के बाद नहला देंगे तो उससे क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज होता है। हालांकि स्टीम बाथ बहुत पावरफुल होती है, हमारे बॉडी के जितने भी रोम छिद्र होते हैं खुल जाता है। और एक बार अगर आप स्टीम बाथ दिया जाता है, अगर आपके आसपास कोई सेंटर हो, आप जाके वहां स्टीम बाथ दिलवा देंगे तो जैसे डायरेटिक्स में हमारे बॉडी से फ्लूइड निकलता है ना, लगभग 2 से 2.5 लीटर फ्लूइड निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। एक बार आप स्टीम बाथ देंगे तो लगभग 1 से 1.5 ग्लास पानी हमारी बॉडी से वैसे निकल जाता है। ये बिल्कुल डायरेटिक्स की तरह ही काम करता है। तो इस तरह से पेशेंट को जो सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो ये है कि सीधे सीधे आप पूरे शरीर में एक पेशेंट को एक तरह से लंगोट टाइप की कोई चीज़ पहना दिया जाए, या जो भी मिनिमम से मिनिमम कपड़े हों, और पूरे शरीर में रगड़ रगड़ के लगभग 40 मिनट 45 मिनट तक मालिश किया जाए। दैट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। ये चीज़ें मैंने अपने इतने पेशेंट्स पे एक्सपीरियंस की हैं कि जब भी किसी पेशेंट का मेरे पास कॉल आता है, पेशेंट अनस्टेबल होता है, चलने फिरने में उसकी सांस फूलने लगती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, मैं बोलता हूँ पहले आप ये कर लो। और यकीन मानिए जितने लोग भी आते हैं ना, जब उनको ट्रीटमेंट के लिए लाना होता है तो मैं बोलता हूं कि पहले आप ये 2-3 दिन कर लो। और जब पेशेंट आता है बोलता है लगता है मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं एकदम पहले जैसा एकदम फिट एंड फाइन, मतलब इतने गजब के रिजल्ट आते हैं। तो ये 2 चीजें मैंने आपको बताई। पहली चीज शरीर में मालिश करना, दूसरा है स्टीम बाथ। इसके अलावा जो तीसरा ट्रीटमेंट है वो है पेशेंट को अगर हम बाथ टब में बिठा दें। अभी देखिए मैंने डायरेटिक्स की बात की थी। डायरेटिक्स क्या करती हैं, जब हॉस्पिटल में जाते हैं फ्लूइड बाहर निकाल देती हैं। ऐसे ही जो हम बाथ टब में पेशेंट को लिटा देते हैं, मतलब ये अगर बाथ टब ऐसा है कि हमारे पैर डूबे रहें और इनफैक्ट अगर हमारा पेट छाती तक पूरा पानी भरा रहे, तो होगा क्या, जैसे ही हम पेशेंट को पानी में डालते हैं तो हमारे बॉडी का जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है वहां पे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जो कि नॉर्मली अगर हम नॉर्मल बात करें तो लगभग 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हम नॉर्मली रहते हैं। जैसे ही हम पानी के अंदर आते हैं तो हमारे बॉडी पे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है लगभग वो 2 हो जाता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत तेजी से पानी निकालना शुरू करती है। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है ना कि हम पेशेंट को
डायरेटिक्स देंगे, धीरे धीरे फ्लूइड निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हम पेशेंट को हम एक टब में रख दें, बिठा दें, राइट। वैसे तो सबसे अच्छा होता है कटी स्नान का एक टब आता है, ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है, नेचुरोपैथी की चिकित्सा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो नॉर्मल मार्केट से आप 1000 रुपए का खरीद करके ला सकते हैं। कोई बाथ टब, प्लास्टिक का टब ला लीजिए, उसमें गर्म पानी भरना होता है 40 42 डिग्री तक, और पेशेंट को अगर हम बिठा देंगे तो लगभग आधे घंटे से 40 मिनट बिठाइए, 40-45 मिनट से ज़्यादा मत बिठाइए। क्योंकि रीज़न क्या होता है, जब डायरेटिक्स दिए जाते हैं तो बॉडी से जो फ्लूइड निकलता है वो लगभग 1 से 2 दिन में निकलता है। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे के लिए पेशेंट को बिठा देंगे तो पता चला 2 घंटे में ही बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकल गया, पेशेंट को कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत तेजी से क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो सावधानी की चीज़ ये है कि लगभग 30 से 40 मिनट्स का टाइम लाइन रखें, और आप ज़रूरत हो तो उसके बाद जैसे ही पेशेंट बाहर निकलेगा उसको थोड़ा सा कोकोनट वाटर दे दें। तो इससे क्या होगा, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स भी बने रहेंगे और बॉडी का फ्लूइड भी निकलता रहेगा। तो जो डायरेटिक्स वाला काम है वो तो ये बॉडी ऑटोमेटिकली कर रही है। और गर्म पानी में जाने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो वेसोडायलेटर है, जो मैंने आपको बताया था ना, वेसोडायलेटर जो दवाएं दी जाती हैं, राइट, नाइट्रेट्स दिए जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी में जैसे ही गर्म टेम्परेचर के मतलब कांटेक्ट में हमारी बॉडी आएगी तो अपने आप हमारी सारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, और ब्लड का फ्लो पहले से ही अपना अच्छा हो जाएगा। तो अब आप देखिए इससे क्या हुआ, हमारा जैसे वेसोडाइलेशन हो गया, हमारे बॉडी में डायरेटिक्स का भी काम हो गया, तो बॉडी से फ्लूइड भी बाहर निकल गया, ब्लड भी आसानी से फ्लो होने लगा, राइट। तो ये 2 चीजें हमारी बिल्कुल अचीव हो गई, जो कि हम मेडिसिन के थ्रू एक हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी सिचुएशन में कर रहे थे, बिना कोई पैसा खर्चा किया हमने घर में करना शुरू कर दिया, राइट। तो ये 3 मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया, पहला मालिश करना, दूसरा स्टीम बाथ, और तीसरा ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया वो ये है कि गर्म एक बाथ टब के अंदर गर्म पानी लगभग 40-42 डिग्री में बैठ करके लगभग 30 से 40 मिनट्स तक बैठना। इसके बाद जो अगला ट्रीटमेंट है वो एक नेचुरोपैथी का बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट है, उसको हम कहते हैं HCC, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। ये इतना सिंपल ट्रीटमेंट है कि नॉर्मली होता क्या है कि पेशेंट का जो सबसे बड़ा मेटाबॉलिक लोड है वो किस चीज़ की वजह से है, सबसे बड़ा मेटाबॉलिक लोड है वो हमारे पेट की वजह से। अगर कुछ भी खा लिया तो बॉडी का जो मेटाबॉलिक लोड है, जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक है, जो हमारी कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे केस में सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये होती है कि खाना खाने के बाद अगर कुछ खाने को दिया हुआ है, और अगर खाने को नहीं भी दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो पेशेंट को लिटाने के बाद दिन में 2 से 3 बार क्या करना है कि 2 मग्गे में पानी लेना है, एक में गर्म लगभग उबलता हुआ पानी और एक में ठंडा फ्रिज का पानी। और हमने क्या कहते हैं 2 साथ में छोटी छोटी तौलिया ले लीजिए, छोटी सी तौलिया आती है 50-60 रुपए या मे बी 100 रुपए की। उसको हमने क्या किया, सबसे पहले गर्म वाली पहली तौलिया को हमने गर्म पानी में डाला, निचोड़ा और पेट के ऊपर हमने फोल्ड करके रख दिया, और लगभग 3 से 4 मिनट तक उसको रखा रहने देंगे। अगर पॉसिबल हो आपके पास एक पानी वाला बैग हो, जो गर्म पानी का बैग आता है ना, प्लास्टिक का बैग, तो एक प्लास्टिक के बैग में आप पानी भी डाल दें। तो जब गर्म वाली तौलिया पेट पे रखते हैं तो उसके ऊपर आप गर्म पानी वाला जो बैग है वो भी पेट के ऊपर रख दें। तो कब तक रखना है, जब तक आप सह सकते हैं। जब आपको लगे कि आप नहीं सह सकते, तो जब पेशेंट को लगे कि वो नहीं सह सकता, तो उस पानी के बैग को हटा देना है, तौलिया को भी हटा देना है। अब दूसरा क्या करना है, जो दूसरी तौलिया हमारे पास है उसको हमको ठंडे पानी वाले में डालना है, ठंडे पानी वाले मग में डाल के निचोड़ के पेट पे रख देना 2 से 3 मिनट के लिए। तो क्या हो गया, एक बार गर्म तौलिया, ठंडी तौलिया, फिर गर्म, फिर ठंडी, फिर गर्म, फिर ठंडी, फिर गर्म, फिर ठंडी, 4 बार इसको रोटेट करना है। टोटल आपके लगभग 12-15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, 15 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। लेकिन इससे होगा कि इतना गजब का ट्रीटमेंट, इतना गजब का ट्रीटमेंट है, आप यकीन नहीं करेंगे। कुछ मेरे पेशेंट इतने क्रिटिकल थे कि उनकी हॉस्पिटल जाने की नौबत थी कि बस वो अब प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं घर लेके जाऊं। उन्होंने ये ट्रीटमेंट कर लिया, HCC कर लिया, पेशेंट को इतना रिलीफ हो गया कि पेशेंट को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनफैक्ट वो पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे, वो ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं आए, वो बोले मैं तो इसी से ठीक हूं, है ना। और वो उस ट्रीटमेंट को दिन में 3 से 4 बार लगातार रिपीट कर रहे थे। हर मतलब एक बार मॉर्निंग में कर लिया, एक बार आफ्टरनून में कर लिया, एक बार इवनिंग में कर लिया, और एक बार रात को सोते समय कर लिया, और इससे उनको इतना गजब का फायदा हो रहा था। तो अगर आपको लग रहा है हार्ट फेलियर में, लंग्स में पानी भर रहा है, पैरों में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, जुगुलर वेन में यहाँ पे स्वेलिंग हो रखी है, राइट साइड हार्ट फेलियर की कंडीशन है, ऐसे केस में ये ट्रीटमेंट एक मैजिकल ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट को जरूर यूज करें। अगर आप इस ट्रीटमेंट को यूज करेंगे तो आपको हो सकता है कोई दवा लेने की भी जरूरत ना पड़े। बट अगेन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं, हमेशा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो किसी एक्सपर्ट की जरूर मदद लीजिए। अगर बहुत क्रिटिकल इमरजेंसी है तो आप हॉस्पिटल का भी रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन इन चीजों को एज ए पैरेलली प्लान बी की तरह रखिए।
और कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लिए बिना मत करिए। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप किसी आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी के डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, राइट। हमसे भी, अगर हमारे भी डॉक्टर्स की टीम से अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रिपोर्ट्स भेज करके हमसे एडवाइस ले सकते हैं। पर बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के आप किसी बहुत क्रिटिकल इमरजेंसी केस में केवल इस वीडियो को देख करके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, राइट। क्योंकि अगर कल को कुछ गड़बड़ हो गया तो आप मुझे क्लेम करेंगे, राइट, कि आपने ये वीडियो में बोला था। तो मैं बता दूं, ये वीडियो केवल एक नॉलेज पर्पस के लिए है, क्योंकि ऐसे पेशेंट के साथ ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। हार्ट की पंपिंग जिस दिन 30 के नीचे जाती है, पेशेंट को आए दिन ये दिन देखना पड़ता है, राइट। और कितनी बार पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा, और जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ने लगती हैं, अगर आप सही समय पर ये एक्शन ले लेंगे तो आपको वो इमरजेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप पहले ही ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जो अगली स्ट्रैटेजी है कि जैसे ही पेशेंट की कंडीशन खराब होने लगती है हार्ट फेलियर में, तो ऐसे टाइम पे पेशेंट को जो डाइट प्रोटोकॉल होना चाहिए उसको हम कहते हैं मोनोडाइट। मोनोडाइट का मतलब ये होता है कि पेशेंट को केवल एक ही डाइट मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में देनी चाहिए। इसके पीछे कारण ये होता है कि जब हम एक ही तरह की डाइट लेते हैं, इसी को हम आयुर्वेद में मोनोडाइट का प्रोटोकॉल कहते हैं, तो लगभग 4 से लेकर 8 दिन तक जितना आप कर सकते हैं, इससे क्या होता है हमारे बॉडी को उस तरह के भोजन को पचाने के लिए कुछ तरह के ही एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस बनाने पड़ते हैं। तो जो हमारे लीवर का काम है, क्योंकि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है वो है लीवर, सबसे ज़्यादा मेहनत लीवर और छोटी आंत को करनी पड़ती है। और जब मोनोडाइट हम लेना शुरू करते हैं तो हमारे लीवर को, जिसको कि बहुत सारे बाइल जूसेस बनाने पड़ते हैं, और लीवर के लगभग 500 से ज़्यादा काम होते हैं, तो क्या होता है लीवर के ऊपर से बहुत सारा लोड कम हो जाता है। और जैसे ही लीवर के ऊपर से मेटाबॉलिक लोड कम होता है, उसको कम काम करना पड़ता है, तो हमारे हार्ट के ऊपर से भी आफ्टर लोड घट जाता है। हमारे हार्ट को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बॉडी के जब दूसरे वाइटल ऑर्गन्स उनको कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, उनको कम सर्विस की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली हमारे हार्ट को भी कम काम करना पड़ेगा। जब हमारे हार्ट को कम काम करना पड़ेगा तो वो रिलैक्स कर पाएगा और वो इस तरह से अपनी चीज़ों को रिकवर कर पाएगा, राइट। तो ये एक डाइट प्रोटोकॉल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को इसको बहुत ध्यान से करना चाहिए कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट स्विच टू द मोनोडाइट। और मोनोडाइट में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मोनोडाइट में भी एक सवाल आएगा, अच्छा मोनोडाइट कर लेंगे तो वीकनेस नहीं आ जाएगी? तो देखिए, मोनोडाइट में एक ऐसा डाइट ऑप्शन चुने जिसमें हेल्दी फैट हो, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, हेल्दी प्रोटीन हो और प्रॉपरली हाइड्रेटेड हो। उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आप खिचड़ी बना लो। चावल की खिचड़ी, मूंग की दाल डाल दिया, प्रोटीन आ गया, कुछ वेजिटेबल्स डाल दिए, थोड़ा सा घी डाल दिया। तो घी डालने से क्या हो गया, हमारी जो छोटी हाथ है उसका मूवमेंट बहुत अच्छा हो गया, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फाइबर की वजह से क्या होगा, फूड को पुश करने के लिए जो हमारी गट मूवमेंट थी, गट मूवमेंट हमारी इजी हो जाएगी, क्योंकि फाइबर की वजह से फूड को पुश करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा हमें हेल्दी प्रोटीन और वेजिटेबल्स डालने की वजह से ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऐसा ही फूड ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में, तीनों टाइम दें। साथ में पीने के लिए कोकोनट वाटर दे दें, तो इससे एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बन जाएगा, जिससे कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम नहीं होंगे और मोनोडाइट की वजह से पेशेंट को जो मेटाबॉलिक लोड है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट का आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट में जो अगला ट्रीटमेंट है वो बहुत ही गजब का ट्रीटमेंट है। मैं पहले इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, वो है एनीमा। देखिए, एनीमा क्या है, बॉडी का बहुत ही जिसको हम कहते हैं कोलोन, तो कोलोन को क्लीन करना। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे बॉडी पे मेटाबॉलिक लोड बढ़ जाता है, राइट, और हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, बॉडी के आफ्टर लोड की वजह से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी कोलोन की। क्योंकि कोलोन छोटी आंत के बाद होती है, तो जो हमारी कोलोन का जो मूवमेंट है ना, वो बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई उसको अच्छे से मिलती नहीं है। तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है, जो बॉडी को टॉक्सिन्स को बाहर फ्लश आउट करने का जो प्रोसेस है, वो बहुत बुरी तरह से कंप्रोमाइज हो जाता है बॉडी। इसीलिए देखें, ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और हर चीज़ का जो इलाज है वो केवल एक दवा खा लेना, फिर किसी तरह से अपने स्टूल को बाहर निकालना, वो एक सोल्यूशन नहीं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए भी हम कोई चूरन खा रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम एनीमा करना शुरू कर दें। कुछ नहीं है तो पानी का एनीमा कर लिया। अगर त्रिफला का पाउडर मिल जाए तो त्रिफला के पाउडर को थोड़ा सा भिगो करके लगभग आधे चम्मच को सुबह सुबह लगभग 100-150 ml पानी में बाथरूम में जाकर के सबसे पहले एनीमा कर दें। तो सुबह शाम एनीमा करने से क्या होता है कि हमारी जो हमारी बड़ी आंत है वो बहुत अच्छे से डिटॉक्सीफाई कर पाती है। अच्छा, बड़ी आंत को डिटॉक्सीफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको बता दूं, हार्ट की प्रॉब्लम हो चाहे लाइफस्टाइल बीमारी की कोई भी प्रॉब्लम हो, 90% जो प्रॉब्लम होती है वो होती है लीकी गट। लीकी गट की अगर हम बात करें तो जो हमारी कोलोन होती है, जब वो लीक करने लगती है तो जो सारा का सारा टॉक्सिन होता है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, फ्लश आउट नहीं कर पाती, डिटॉक्स नहीं कर पाती, वो सब क्या होता है कोलोन से एब्जॉर्ब होने लगता है, वो ब्लड स्ट्रीम
स्ट्रीम में जाता है, हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करने लगता है और एक उल्टी प्रोसेस शुरू हो जाती है कि हम बीमारी को ठीक करने जा रहे हैं, वो उल्टी और खराब होने लगती है, राइट। तो जरूरी क्या है कि हमारी जो कोलोन है, जो हमारी बड़ी आंत है ना, वो बहुत अच्छे से काम करे। उसके लिए जरूरी क्या है कि अगर किसी को हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है तो इसमें सोचना ही क्या है, इसमें पैसे ही कितने लगते हैं। एक एनीमा पॉट आता है, मुश्किल से 100 या 150 रुपीज का मार्केट में मिल जाता है। त्रिफला का पाउडर वो भी हो सकता है 100 या 150 रुपए का, इतना मिल जाता है कि आप 2-3 महीने यूज कर सकते हो। और इस तरह से सुबह शाम थोड़े से गुनगुने पानी, थोड़ा सा पानी गुनगुना करके उसमें थोड़ा आधा चम्मच त्रिफला पाउडर जिसको रात भर हमने भिगो के रखा है वो डाल दिया, और सुबह सुबह जा करके आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख लीजिए एनीमा कैसे करते हैं, और आप एनीमा कर लीजिए। और एनीमा करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी छोटी आंत के बड़ी आंत के, जिसको हम कोलोन कह रहे हैं, कोलोन का जो आफ्टर लोड है पूरी तरह से एकदम कम हो गया। अब कोलोन क्या करेगी, जो हमारे एक्सक्रिएशन है बॉडी वो बहुत आसानी से कर पाएगी, जिससे क्या होगा, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक लोड भी कम होगा, हार्ट का आफ्टर लोड भी कम होगा। और जब ये सब चीजें होंगी तो फायदा किसको होना है, हार्ट को ही तो होना है। बेसिकली जो काम हॉस्पिटल में हम कर रहे थे, उन्हीं सब चीजों को हम नेचुरल तरीके से अचीव कर रहे हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें समझ आ रही होंगी, और फ्यूचर में अगर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में आसपास कोई भी ऐसा हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो आप इसको खुद समझ करके सामने वाले को भी समझने में, या अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर है तो आप इसके ऊपर एक बार ट्राई तो करके देखिए, कितनी गजब के रिजल्ट्स आते हैं। इसके बाद जो हमारी लिस्ट में अगला ट्रीटमेंट है वो है ठंडी पट्टी। देखिए, ठंडी पट्टी कोई नई चीज़ नहीं है। ठंडी पट्टी आप अगर वेट पैक के नाम से यूट्यूब पे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन खरीदने के लिए मिल जाएंगे। ये पट्टी क्या होती है, एक पट्टी माथे पे रखी जाती है, एक गले पे रखी जाती है, एक पेट पे रखी जाती है और एक पैर में बांधी जाती है। तो होता क्या, नॉर्मली जो ठंडा पानी होता है, जैसे आपने फ्रिज का पानी ले लिया, अब हमने इस पट्टी को इसमें डाला, एक माथे पे रख लिया, एक गले पे रख लिया, एक पेट पे रख लिया और एक पैर पे लगा दिया। इससे क्या हो गया, ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट बनने का फायदा क्या हुआ कि जैसे यहाँ का टेम्परेचर ठंडा, फिर चेहरे का गर्म, फिर यहाँ ठंडा, फिर पूरे बॉडी का गर्म, फिर पेट का ठंडा, फिर शरीर का गर्म, फिर पैर का ठंडा। तो गर्म ठंडा, गर्म ठंडा, गर्म ठंडा, गर्म ठंडा। हम ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, जो पूरी बॉडी से ब्लड वापस आता है, वो वेन्स के थ्रू आता है। वेन्स हमारे बॉडी में क्या होती हैं, अपर सरफेस पे होती हैं। तो हार्ट फेलियर में प्रॉब्लम क्या होती है, हार्ट ने किसी तरह से अगर ब्लड पहुंचा भी दिया तो पूरी बॉडी से ब्लड वापस लौट के हार्ट की तरफ नहीं आ पाता, क्योंकि हार्ट में इतनी पावर ही नहीं है कि वो इतना प्रेशर जनरेट कर सके कि वापस ब्लड को पुश बैक किया जा सके हमारे बॉडी की तरफ। तो अगर पेशेंट चलता फिरता है, जैसे नॉर्मली ऐसे पेशेंट को बोला जाता है खूब चलो फिर एक्टिव रहो, तो इससे क्या होता है, हार्ट फेलियर की इमरजेंसी नहीं आती। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब पेशेंट क्रिटिकली पहुंच ही गया तो वो चलेगा फिरेगा कैसे। तो चलने फिरने की वजह से जो हमको रिजल्ट आते, वही रिजल्ट हमको किसकी वजह से मिल जाते हैं, केवल और केवल ठंडी पट्टी करने की वजह से। तो ठंडी पट्टी दिन में 2 बार की जा सकती है। इससे क्या होगा कि जो पूरा ब्लड है, क्योंकि सारा गेम तो ब्लड के फ्लो का है, हार्ट फेलियर में पूरी की पूरी जो कहानी है ना, वो केवल ब्लड के फ्लो की है कि पूरी बॉडी में ब्लड अच्छे से फ्लो होने लगे। तो जितने भी ट्रीटमेंट, जितने भी मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे ट्रीटमेंट और सारे के सारे मेथड्स उसी ब्लड फ्लो को रीस्टोर करने के लिए हैं। अगर आप ये करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कभी इमरजेंसी आने की नौबत ही नहीं आएगी, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो आप उसको वहीं पे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में जो हमारा अगला ट्रीटमेंट है वो है ड्राई फ्रिक्शन। देखिए, ड्राई फ्रिक्शन एक बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है। ड्राई फ्रिक्शन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब कोई, अगर आप अपनी सरफेस पे एक कपड़ा लेके आप घिसाई करते हैं, देखिए हल्का वहाँ पे गर्म हो जाता है, राइट। ऐसे क्या होता है कि ड्राई फ्रिक्शन में क्या होता है, पेशेंट को जैसे एक अंडरवियर पहना दिया या एक लंगोट में लिटा दिया, इसके बाद क्या होता है, हल्का सा एक खुरदुरा कपड़ा, मतलब खुरदुरी वाली तौलिया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऐसी खुरदुरी चीज़ जिससे कि स्किन छिल जाए, एक तौलिया लेकिन जो हल्की सी थोड़ी सी मोटी होती है, उस तौलिया को ले करके हम पूरे बॉडी के जहाँ जहाँ पर भी मसल्स है, एक हम क्या करते हैं वहाँ पे हल्के हल्के से घिसाई करते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रिक्शन और जो हमारी मसाज है लगभग एक ही जैसे काम करते हैं। लेकिन ड्राई फ्रिक्शन में क्या होता है, जब हम हल्के से घिसते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है, उससे क्या होता है, वेसोडाइलेशन शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से रिस्टोर हो जाता है। ड्राई फ्रिक्शन का फायदा ये है कि आपको किसी अलग से सेटअप की जरूरत नहीं है, कोई अलग से तेल लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली लगा के जब भी आपको टाइम मिले आप पूरे शरीर पे घिस देंगे तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो अपने आप रिस्टोर हो जाएगा। नॉर्मली नेचुरोपैथी के सेंटर्स में ड्राई फ्रिक्शन किया जाता है और ड्राई फ्रिक्शन का पेशेंट को बहुत रिलैक्स मिलता है। तो अगर किसी को घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, राइट, और सांस फूल रही है अचानक से, तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप पेशेंट को लिटा करके कुछ नहीं 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए ड्राई फ्रिक्शन कर दीजिए, उसके बाद पेशेंट को लिटा दीजिए। पेशेंट बड़े आसानी से सो जाएगा और उसको नींद नहीं आ रही है तो उसको नींद आने की प्रॉब्लम भी यहीं से सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है बेड को टिल्ट कर देना। जो बहुत ही एडवांस हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, जिनको कि रात को नींद नहीं आती, लगता है सांस बहुत फूलेगी,
होगी तो क्या होता है, बेड को हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। मतलब अगर ये पैर है आपके, इधर आपका सर है, तो पैर को थोड़ा सा उठा देते हैं लगभग 7 से लेकर 10 डिग्री। मतलब ऐसा समझिए कि जो आपका तखत है, अगर कोई तखत पे सो रहा है तो पैरों की तरफ हमने क्या हुआ, 1 से 2 ईंटें लगा दिए। इससे क्या होगा, लगभग 5 से 10 डिग्री का इंक्लिनेशन बन जाएगा। क्योंकि सारा प्रॉब्लम किसका है, हार्ट फेलियर में ब्लड के फ्लो होने का है। जब इंक्लिनेशन बन जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच गया है, वो ग्रेविटी की वजह से वापस लौटने में उसको बड़ी हेल्प हो जाएगी। जब ब्लड वापस हार्ट की तरफ आने लगेगा तो जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही है ना, उन उस सिम्टम्स में पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा और सारी की सारी प्रॉब्लम्स को वहीं पे शॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा। ये इतनी सिंपल सी चीज़ है कि कोई अगर थोड़ा सा भी इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत तरह की, जिसके लिए नींद की दवाई खानी पड़ती है, जिस चीज़ के लिए पेशेंट को अलग अलग तरह की मेडिसिन लेनी पड़ती है, अगर ये 2-4 ट्रीटमेंट भी अगर कोई अपनी प्रैक्टिस में डाल ले तो पेशेंट की कुछ दिनों में आधी दवाई छूट जाए। इसके अलावा इस लिस्ट में जो हमारा अगला ट्रीटमेंट है वो है टेराहर्ट्ज गन। टेराहर्ट्ज देखिए एक डिवाइस आता है, ये एक टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है जो लगभग 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज के आसपास होती है। और सबसे बड़ा टेराहर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी है उसका फ़ायदा ये होता है कि आयनिक नहीं होती, इसीलिए हमारे बॉडी में किसी तरह का कोई डैमेज क्रिएट नहीं करती। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं ना कि जो हमारी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं कि हम कहते हैं इससे हमारे बॉडी में डैमेज होता है। तो ये माइक्रोवेव से भी ऊपर की फ्रिक्वेंसी है और इसको बहुत ही लो पावर के साथ में जब रेडिएट किया जाता है तो ये बिना किसी आयनिक इफेक्ट के हमारे बॉडी में जो हाइबरनेटेड टिश्यूज होते हैं, जो मतलब हो सकता है अभी हेल्दी नहीं है, डैमेज स्टेट में है, वो क्या होते हैं, हील होने लगते हैं। प्लस हमारे हार्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो बनी हैं, एक्टिव स्टेट में नहीं है, वो खुलने लगती हैं, वो काम करने लगती हैं, उनमें ब्लड का फ्लो रिस्टोर हो जाता है। तो क्या होता है, नॉर्मली हम हार्ट को ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं, इससे क्या होता है हार्ट की मसल्स। तो टेराहर्ट्ज गन का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती है, जिसके लिए हम एस इनहिबिटर्स यूज करते हैं। एक दवाओं की कैटेगरी होती है जो हॉस्पिटल में दी जाती है, एस इनहिबिटर्स, वो बेसिकली हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है, राइट। तो ये जो टेराहर्ट्ज गन है ये हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। और ये मतलब मशीन जो है, ये गन जो है लगभग मेरे भी 2,500 या 3,000 की फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे मिल जाती है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो आप इस मशीन को ज़रूर घर पे रखिए, राइट। और यूट्यूब से आप कोई वीडियो देख सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। हाँ, एक कंडीशन है जिसमें इसको यूज़ नहीं करना है, अगर किसी को पहले से स्टंट लगा हुआ है और हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो आप इस डिवाइस को मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के अलावा इसमें एक फ़ैन लगा होता है जो थोड़ा सा हीट रेडिएट करता है। हीट भी एक तरह का फ़ायदेमंद ही चीज़ होता है, क्योंकि वहाँ के जब टिश्यू मोबिलाइज हो जाते हैं तो वहाँ पे वेसोडाइलेशन हो जाता है, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर स्टंट लगा हुआ है तो स्टंट लगने वाले पेशेंट के केस में ये स्टंट को थोड़ा सा वहाँ पे इन्फ्लेमेट कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को फायदे की जगह उल्टा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे केस में इस डिवाइस को मत यूज़ कीजिए। बाईपास हो चुका है, कोई स्टंट नहीं लगा है, तब आप यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पहले से स्टंट इम्प्लांटेशन है और उस केस में आप इस डिवाइस को इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा डाइट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाइट में आपको मोनो डाइट यूज़ करनी है, और जो फ्रूट का इनटेक है, जब भी आपको लगे कि हेल्थ गड़बड़ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो आपको 1 लीटर पानी पीने के लिए बोला गया है उस 1 लीटर में आप कोशिश करें कि आप ऐसा पानी पिएं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हों। इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होने से क्या होगा, आपके बॉडी को प्रॉपर सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इससे क्या होगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बनी रहेगी, हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा और आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसे केस में क्या है, कोकोनट वाटर है, छाछ का पानी है, थोड़ा सा नींबू पानी है, थोड़ा सा पुदीने वाला पानी है, ऐसी कोई भी ड्रिंक जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छी क्वांटिटी में हो आप दे सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप खजूर खाएं, इससे क्या होगा, फाइबर्स बहुत अच्छा मिलेगा और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं खजूर में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं तो इस तरह का ऑप्शन अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, आंवला है और अर्जुना है। इस तरह की चीज़ें अगर आप लेते रहेंगे, अगर आप हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, तो ऑब्वियसली ये हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ देती हैं, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह के सिम्टम्स आने के जो चांसेस होते हैं, और अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको हील करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट है जिसके बारे में मैं बता दूं, हालांकि उसको घर पे कर पाना उतना फिजिबल नहीं होगा, वो होता है नाभि बस्ती और हृदय बस्ती। देखिए, हृदय बस्ती वैसे भी जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, उनको दिया जाता है, जिनके हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, उनके लिए एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो कि पंचकर्मा के अंतर्गत किसी भी पंचकर्मा सेंटर में पेशेंट को दिया जाता है। तो इसमें मैं उस लेवल पर तो नहीं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से पंचकर्मा सेंटर में आपको दिया जा सकता है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली कैस्टर ऑयल, जिसको हम अरंडी का तेल कहते हैं,
हैं, इसको थोड़ा सा गर्म करके अगर आप एक रुई की हेल्प से अपनी नाभि के पास थोड़ी सी सिकाई करें और ऐसे ही गर्म करके अगर आप हार्ट के पास सिकाई करें तो इससे क्या होता है, हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ लेने में बहुत हेल्प मिलती है। और अगर हार्ट की मसल्स अगर स्ट्रेंथ लेंगी तो ऑब्वियसली हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और हार्ट आसानी से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट कर पाएगा। और इस तरह से आप अपने हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, राइट। और अगर आपको हमसे कंसल्ट करना हो तो आप अपनी हार्ट फेलियर या आप अपने इकोकार्डियोग्राम की रिपोर्ट डिस्कस करके हमसे आप इस बारे में एडवाइस भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर कोई इमरजेंसी हो रही है और अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, क्योंकि देखिए पहली बार जब होता है तो आदमी हॉस्पिटल जाता है, लेकिन हार्ट फेलियर पेशेंट के साथ क्या होता है, उसको आए दिन लगा ही रहता है, साल भर में 3 बार 4 बार 5 बार उसके चक्कर लगते रहते हैं, राइट। और आप खुद सोचिए कि अगर कोई आदमी 4 बार 5 बार जा रहा है, उसके 5 लाख 6 लाख रुपए अगर हॉस्पिटल में लग रहे हैं केवल एक इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, जबकि उससे हार्ट की पंपिंग तो नहीं बढ़ रही है, केवल आप इमरजेंसी में जो सांस फूल रही थी, जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, उससे निकल करके बाहर आ गए और उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर से आप उसी कंडीशन में पहुंच गए। तो बेहतर है कि इस तरह के ट्रीटमेंट को आप अपनी डेली प्रैक्टिस में अपना लीजिए। इससे ना केवल आपका ये इमरजेंसी वाला सिचुएशन है वो आप उसको हैंडल कर पाएंगे, इसके अलावा अगर आप इन चीज़ों को लगातार फॉलो करेंगे तो ये आपकी हार्ट की पंपिंग को भी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अगर आपकी हार्ट की पंपिंग नेचुरली बढ़ जाएगी, आप हार्ट फेलियर से बाहर निकल जाएंगे, तो आपकी ये सिचुएशन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताई, आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। 90% से ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। और तो हम बड़ी मेहनत के साथ में, बड़े एक्सपीरियंसेस के साथ में ये सब चीज़ें लेके आते हैं, क्योंकि मैं एक इंटीग्रेटेड मेथड्स में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पेशेंट केवल जो आते हैं वो केवल एलोपैथी की दवाएं नहीं ले रहे होते, इसके अलावा जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है बस वही नहीं कर रहे होते। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, इन सब चीज़ों के साथ में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं उसमें भी हमारे पास ऐसे पेशेंट जुड़ते हैं जो हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, तो उनको हम इस तरह के ट्रीटमेंट मेथड्स को बता करके स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि आपको कैसे करना है। तो उससे न केवल वो अपनी इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल कर पाते हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव ये होता है कि समय के साथ वो अपने हार्ट की पंपिंग को भी बढ़ा पाएँ। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहीं से इस वीडियो को साइन अप करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।